प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में लैंड कर गए हैं। इजराइल को लेके भारत के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत गर्म रहती है। जो ऑल आईज वहां पे एक क्राउड करता है, जो कहता है कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है, भारत में एक बड़ा वोट बैंक है जो चाहता है इंडिया के इजराइल से रिश्ते अच्छे ना हो। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से सत्ता में आए हैं कॉन्टिन्यूसली वो रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू उनको पर्सनल फ्रेंड कहता है, ग्लोबल लीडर कहता है, इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कहता है। वो सारी बातें हैं, पर जब ये विजिट है तो इससे भारत की क्या उम्मीदें हैं, भारत की क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं आज की कॉन्वर्सेशन इस सवाल से स्टार्ट करना चाहता हूं। थैंक यू कर्नल फॉर ज्वाइनिंग, एज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर व्यूज ऑन इट। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। नमस्कार टू यू एंड नमस्कार एवरीबॉडी। देखो, इजराइल हमारा हिस्टोरिकली देखें, इतनी लंबी हिस्ट्री तो खैर नहीं है, बट जितना भी है एक हमारा रिलायबल पार्टनर रहा है। और हमने भी जब ये स्टांस लिया कि ठीक है, हम इजराइल के साथ भी खड़े हैं, लेकिन हमें पैलेस्टीनियन के लिए भी जस्टिस चाहिए, हम टू स्टेट थ्योरी के हक में हैं, तो एक बड़ा अच्छा बैलेंस मेंटेन रहता है। कई बार हम इजराइल के खिलाफ वोट डाल देते हैं यूएन में, कभी हम एब्सटेन कर जाते हैं, तो वो उतनी मैच्योरिटी है रिलेशनशिप में कि ये जो कहते हैं ना ऑप्टिक्स वाली चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये विजिट इम्पॉर्टेंट है कुछ इश्यूज़ को लेके। वो इसलिए, पहले तो माहौल इतना ख़राब है कि कोई पता नहीं कब मिसाइल शुरू हो जाए, और ऐसे टाइम पे इजराइल में जाना जो कि उस अटैक में पार्टी होगा। अगर वेस्ट एशिया में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, उसका इनिशिएटिव यूएस और इजराइल के हाथ में होगा, और दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए एक बहुत ज़्यादा एक जैसे इमरान खान गया था रशिया और उसने यूक्रेन इन्वेड हो गया था। खैर इमरान खान भी इमरान खान, उसको तो उन्होंने ट्रैप कर लिया कि तू आ जा, तेरे सामने हम रशिया को इन्वेड करेंगे। उसके बाद जेल में चला गया बेचारा। हमारा खैर वो नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक जो डेवलपमेंट पिछले 15 सालों में चुपचाप होती रही और लोगों ने नोटिस नहीं किया, वो ये था कि गल्फ़ की जो इक्वेशन थी गल्फ़ स्टेट्स के बीच में वेस्ट एशिया में, उसमें एक बड़ा सा बदलाव आया। और उसका बदलाव का ट्रिगर जो है वो ये है कि तेल का जो लेवल है, डिपॉजिट्स हैं, वो कम हो रहे हैं अभी वेस्ट एशिया में, और दुनिया में तेल की डिमांड के अलावा भी लोग अभी ऑल्टरनेट एनर्जीज पे जा रहे हैं। तो सऊदीज ने हमेशा ये सोचा कि देखो, रेड सी तो अपना है, बिकॉज जैसे आप रेड सी, जैसे आप नीचे को आते हो जॉर्डन के बाद, सारा सऊदीज के साथ ही यमन में जाके ख़त्म होता है। तो उनको लगता था कि भाई यहाँ हम एक बड़ी वर्टिकल सिटी बनाएंगे 400 किलोमीटर लंबी, और मक्का भी वहीं पे, रियाद भी वहीं पे, रेड सी के ऊपर तो नहीं है, थोड़े बगल में है। तो उनके बड़े सपने थे, लेकिन उनको आउटस्मार्ट कर गया यूएई का इनफैक्ट तेल पहले खत्म हुआ है। दो इनके जो 7 में से 2 जो किंगडम्स है उसमें तेल खत्म हो चुका है। तो उन्होंने इन एंटिसिपेशन क्या किया, वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बना दी, दुबई में, अबू धाबी में एंड ऑल्सो शारजा में। वर्ल्ड क्लास इवेंट रखे, क्रिकेटिंग के, आपको पता है एक टाइम पे सेंटर बन गया था, हर शारजा में टूर्नामेंट होते थे। तो करते करते उन्होंने क्या कर दिया कि दे क्रिएटेड अ माहौल कि दुनिया की हर बड़ी ब्रांड इस टाइम यूएई की किसी न किसी किंगडम में अपना ऑफिस खोल के बैठी है। तो सऊदीज को लगा कि ये तो मेरे पैरों के नीचे से मिट्टी निकल रही है। अब यमन में तेल बहुत है, लेकिन यमन का तेल अभी तक उतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अभी तक कुछ महीने पहले तक सऊदीज और यूएई वाले मिल के, और इनफैक्ट ये जो गल्फ नेशन में 2 ही नेशन हैं जिनके पास प्रॉपर फौजें हैं, एक यूएई है, एक सऊदीज हैं। सऊदीज के सारे सिपाही जो हैं पाकिस्तान से आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इकट्ठा लड़ाई लड़ी हुतीज के खिलाफ यमन में, लेकिन उसमें बीच में फिर मतभेद हो गया, और हुतीज ने वो, जो आपको पता है, उसके बाद यमन का नोशनल टुकड़े हो चुके हैं। अभी सदर्न जो बिल्कुल रेड सी के मुंह पे जो इलाका है यमन का, सदर्न यमन में, वो बन गया अभी साउथ अरबिया। साउथ अरबिया में यूएई का इंटरेस्ट है। आप रेड सी को सामने क्रॉस करो तो उधर है सोमालीलैंड, उसको बनाने वाला इजराइल और यूएई। उसके ऊपर चल गया एरिट्रिया। अब रेड सी के अभी आप अपोजिट जा रहे हो, सऊदी के अपोजिट, तो एरिट्रिया में भी यूएई का बेस। और फिर आप जब नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ आते हो, मोगदिशु वगैरह, वहाँ पे भी यूएई का बेस। तो हुआ क्या कि यूएई और इजराइल ने रेड सी का मुंह पकड़ लिया है। दुनिया का 40% ट्रेनिंग कंटेनर ट्रैफिक और 28% ट्रेड ट्रैफिक सुएज कनाल से निकल के रेड सी से होकर जाता है। 10% तेल, 8% गैस। इसका मतलब यह है कि कल किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जो रेड सी को, पहले हम बोलते हैं जो सुएज कनाल को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है। अब देखो, रेड सी एक जगह पे तो 27 किलोमीटर चौड़ा है, सिर्फ कहने को ही सी है। आई बीन देयर, इट्स
मतलब मोर ऑफ एन कैनाल तो नहीं कह सकते, बड़ा है, बट 27 किलोमीटर फॉर ओशन और सी इज नथिंग एक्चुअली। तो उसके अगर मुहाने पे आप बैठ गए ना, और एक आइलैंड है यमन का, जो बिल्कुल जैसे आप निकलते हो रेड सी से और गल्फ ऑफ एडन में आते हो, तो वहाँ पे एक आइलैंड है सोरोको करके, उस पर यूएई का एयरबेस है। तो अभी एक कंपटीशन शुरू हो गया सऊदीज और यूएई के बीच में। सऊदीज, इजरायली और भारत, यूएई का प्रिंस यहाँ आया हुआ था, तो हमारा बन गई टिकड़ी। और उधर उसको काउंटर करने के लिए सऊदीज ने सोचा पाकिस्तान के साथ हम डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं। और उस डिफेंस पैक्ट का जो भी समझ आ रही है कि उस डिफेंस पैक्ट के थ्रू सऊदीज पाकिस्तान के न्यूक्स को ले रहे हैं, ले लिया है या लेंगे। आफ्टर जो किराना पे हमने ठोका है उनको, तो वैसे भी अमेरिका नॉट हैप्पी कि पाकिस्तान के अंदर। तो इस पूरे जब इस समय पूरी चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स समझते हैं वेस्ट एशिया की, फिर हमें समझ आती है कि अब मोदी साहब का वहाँ जाना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो यूएई प्रिंस यहाँ होके गए, 1.5 महीने पहले नेतन्याहू ने एक अनाउंसमेंट की थी, बहुत हो गया, अब अमेरिका से हमें डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, हमें अपने नए पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। ये बीबी नेतन्याहू का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हालांकि हम सब समझते हैं कि अमेरिका का रशिया इसराइल के ऊपर इन्फ्लुएंस हो ना हो, इसराइल का अमेरिका के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, बिकॉज वहाँ हर चीज़ ज्यूज कंट्रोल करते हैं। उस संदर्भ में देखें तो अभी कुछ दिन पहले बीबी नेतन्याहू ने कहा कि हमें हेक्सागोनल अलायंस बनाने वाले हैं, जिसमें वो कह रहा है ग्रीक, साइप्रस, इजराइल, इंडिया, और 2 स्टेट वो कह रहा है, मैं बाद में नाम बताऊंगा, उसमें उसका एक अरब नेशन विच इज गोइंग टू बी यूएई। एंड देन उसने बोला एक और देश है एशिया का जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। तो वो कौन कौन देश हो सकता है, इस एनीबॉडीज गेस। अफगानिस्तान तो होने नहीं रहा, बांग्लादेश हो नहीं सकता। हाँ जी, आप कुछ। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग आप एनालिसिस दे रहे हैं कि एक एक्सेस बन रहा है इन अ सेंस इजराइल, यूएई और इंडिया का। और मैं इसमें आपकी नॉलेज में बात करना चाहता हूँ जो मुझे आज समझ आ रही है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट देखा, एक रेडिकल इस्लामिस्ट जो जर्नलिस्ट बोलता है अपने को, यूके में रहता है, मैं नाम देख के फेमस नहीं रहता हूँ, वो यूएई पे बहुत रैंट कर रहा था कि यूएई में मैं खाना नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं किस तरह का खाना। तो मुझे पोर्क मिलता है, हाँ, पोर्क मिलता है। मैंने कहा एक तुझे यूएई के खाने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह खाना, मतलब रैंट पे रैंट, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। पर आज जो आप बात कर रहे हैं, तो जो ये एकदम एक्सट्रीम्स हैं, रेडिकल हैं, जो जाते यूरोप रहते हो, यूके रहते हो, उनके दिमाग में यूएई को लेके एक हलचल जो मच रही है, उसके पीछे फूड भी रीजन है, इकोनॉमी भी रीजन है, वहां की जो फ्रीडम भी है। एक तरह से यूएई अपने आप को ग्लोबल सिटी बना रहा है, और ग्लोबल सिटी के जो नॉर्म्स हैं, चाहे वो बैंकिंग नॉर्म्स हो, चाहे वो पर्सनल ड्रेसिंग नॉर्म्स, फ्रीडम नॉर्म्स हो, चाहे ईटिंग नॉर्म्स हो, वो सारों से एक्सट्रीमिस्ट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर तो यूएई भी इनकी, यूएई के लिए भी चुनौती आ सकती है सर, आपको लगता है? थोड़ा हटके पूछ रहा हूँ एक्सट्रीमिस्ट से, बिफोर आई कम बैक टू मोदी इन इजराइल। इश्करण जी, आपकी आवाज ना कट रही है, आप फ्रीज हो रहे हो। मैं आपका लास्ट वाला पार्ट नहीं सुन पाया जो क्वेश्चन मैं आपने बोल रहा हूँ पूछा सर, है। जिस तरह जब एक्सट्रीमिस्ट को यूएई से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि यूएई के अंदर वो दे आर नॉट कंफर्टेबल कि यूएई के में खाना नहीं खा सकते, तो आपको लगता है एक्सट्रीमिस्ट की एक टारगेट पे यूएई भी आ सकता है पोटेंशियली, अगर ये एक्सेस बन रहा है? आ सकता है, क्योंकि पर यूएई के देखो रूल्स, बड़े रूल्स सब क्लियर है। इनफैक्ट आज अगर किसी हिंदू को सेफ फील करना है ना, तो मैं कहूँगा दुबई में जाके रह लो। वहाँ आप ये कोई बकवासबाजी कुछ कर ही नहीं सकते रिलीजन के नाम पे। उनकी एक मिनिस्ट्री भी है माइनॉरिटीज की, समथिंग टॉलरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस भी है उनकी। तो नेचुरली जो सेंसिबल बात करेगा वो टारगेट होगा। आपने देखा जब मंदिर बनने की बात हुई तो बड़ा हल्ला मचा, और पाकिस्तानियों ने बड़ा हल्ला मचाया। और सऊदीज का देखिए ना, आज तक सऊदीज एक अनडिफाइंड सी सुपर पावर था विद इन वेस्ट एशिया। अमेरिका की फुल बैकिंग थी, अमेरिका का अड्डा उनके पास है, और वो अमेरिका से खुले पैसे देता था। पेट्रोल डॉलर के ऊपर उसका जो सारा ग्रिप थी, वो धीरे धीरे लूज हो रहा है। इनफैक्ट अभी ये खबर आ रही है कि सऊदीज में एक्चुअली ब्रेक ऑफ फ्रॉम अमेरिका। इनफैक्ट बाइडेन के टाइम पे आपको याद होगा, बाइडेन आया था तो प्रिंस सलमान ने उसको हाथ नहीं मिलाया था उसके साथ, लेकिन ट्रंप के साथ उसकी बड़ी अच्छी इक्वेशन है, बिकॉज सऊदी प्रिंस की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है ट्रंप की कंपनी में। तो उनका अपना वो है, जैसे उसामा बिन लादेन का बुश की कंपनी में था, तो इनका चलता रहता है आपस में। तो यस, यूएई कैन बी टारगेटेड, लेकिन देखिए अगर आपके अंदर घर से ही है ना 0.5 फ्रंट नाम का जानवर अगर आपके घर के अंदर नहीं घूम रहा, और आपके कानून सख्त हैं और सबके लिए बराबर हैं, तो ऐसी जगह पे ना ये ड्रामा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दैट वे। अभी इनमें जो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत, यूएई, इजराइल, और आगे जब उस साइप्रस और ग्रीस में आप क्यों जा रहे हो, आपको टर्की को काबू करना है।
आपको पता होगा ना, I2 U2 पहले ही है, इजराइल, इंडिया, यूएई और अमेरिका का पहले भी एक अलायंस था। अभी अमेरिका साइड पे है, इसमें नहीं आ रहा। पर आप समझ सकते हो कि जब इजराइल के साथ आप डील कर रहे हो तो अमेरिका बैकग्राउंड में तो है ही है। और अमेरिका इसलिए सामने नहीं आ गया, टर्की जो है नेटो का सदस्य है, और टर्की नेटो का सदस्य होने के बावजूद बड़ा मुंह खोलता है और अमेरिका को डिसोबे करता है, डिफाइंस दिखाता है। तो उसको काबू करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आप साइप्रस और ग्रीस, जिसके दोनों के इश्यूज हैं टर्की के साथ, और इसराइल और टर्की ने मिलकर सीरिया में HTS करके उसको, असाद को भगवाया। उसके बाद अभी इसराइल और टर्की की आपस में खुंदक शुरू हो गई, बिकॉज जब ये पीस प्रोसेस चल रही थी गाजा की, तो इसराइल ने कहा कि मुझे टर्की की आर्मी पीस कीपर नहीं चाहिए, तभी फिर पाकिस्तान की डिस्कशन स्टार्ट हुई। तो ये जो हेक्सागनल जिसको कह रहा है बीबी नेतन्याहू ने उस वर्ड यूज किया हेक्सागनल, तो 6 पार्टनर होने चाहिए। अभी छठे पार्टनर का नाम रिलीव नहीं कर, पांचवा नहीं कर रहा, पांचवा गोइंग टू बी यूएई, सिक्स्थ वन ही सेज एशिया से है। अब एशिया से कौन है, आई मीन गॉड नोज, वो भी इज अ गेस, बिकॉज आप अगर सब कॉन्टिनेंट में तो हम हैं, तो हमारे साथ हैं, तो हम ना बांग्लादेश होगा, तो ना चाइना, ना पाकिस्तान होगा। अफगानिस्तान को लेके आई मीन एशिया का पार्ट तो है, बट आई डोंट नो। तो चलो टाइम से, तो ये जो अलायंस बन रहा है ना, इसका मतलब है ये जो हम बड़ी देर से बात कर रहे हैं, चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, ये उस कड़ी में देखिए आप कि एक नया एक्सिस बन रहा है और बोल रहे हैं हम भाई हम हैं, हम अपने आत्मनिर्भर हैं, आपस में करेंगे। देखिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, यूएई के पास जो बचा खुचा तेल है, अरब वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस है, और पूरे बिजनेस सेंटर्स यूएई के अंदर हैं। और इसमें ग्रीस और टर्की जो है वो, आप ग्रीस और साइप्रस को आप टर्की की दुम के पीछे आग लगाने के लिए, जैसे हमारे पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश लगा रखा था सीएए ने, वो कर रहे हो। तो एक आप बहुत ज्यादा एक यहाँ पे, जब कल को जब आईमैक बनने की बात होगी, जिसमें देखो फेवर भी किया है ना हमने, आईमैक को जो प्रपोजल दिया वो इसराइल को टच कर रहा है, लेकिन इन सबको छोड़ के, ईरान को छोड़ के निकल रहा है साइड से। सो ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स में ये है कि जो G20 में बातें हुई, बाकी बातें हुई, कुछ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आगे कुछ होता नहीं है, उसको क्रिस्टलाइज किया जा रहा है। और वो क्रिस्टलाइज करने वाले वो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे पार्टनर्स हैं, बिकॉज यूएई यहाँ आया, प्रिंस 1 घंटे के लिए आया। उस दिन शायद मैंने बात भी की थी कि 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो, पहले सब कुछ टाइट अप था। उसने जाते ही जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स में उनकी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, बोला मैं नहीं कर रहा। वेर एज साउदीज जो है ना, साउदीज हमेशा डबल खेलते हैं। हमारी कश्मीर वैली में जो टेररिज्म फैला, उसका जो मेन स्पॉन्सर, वहाँ जो मस्जिदें बनी, वो सारा पैसा साउदीज का आया। और जब वहाँ से अफगानी और अल्जीरियन और सुदनीज जो अफगानिस्तान से फारिग हुए 89 में और कश्मीर की तरफ आए, उनको भेजने वाला भी सऊदी अरबिया था। तो सऊदी जो है ना, वो एक्चुअली उनकी अभी भी रेपुटेशन तो पाकिस्तान से सर डिफेंस पैक्ट कर ही रहा है, हाँ गुड और बिल्कुल। बैड, डिफेंस पैक्ट तो कर ही रहा है। बिटवीन साउदीज एंड यूएई हैज शोन कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट पूरी है। आप बुर्का पहन के घूमो, जो आप शॉर्ट्स पहन के, लड़की कोई वो नहीं करता। तो उनकी एक खानदानी रूल होने के बावजूद वो दे आर मोर डेमोक्रेटिक देन प्रॉब्ली मेनी डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। तो हमें लाइन करते हैं, और सेम इसराइल है, और फिर आगे ग्रीस है। तो ये बिजनेस के लिहाज से यूरोप के दरवाजे पे जो हमने नॉक करना है, जो FTA की है, उसमें आप देखेंगे ये जो एक्सिस बनेगा, और इसमें जो रूट सप्लाई लाइन, देखो ना, आप भी समझते हो कि आप जो मर्जी बनाइए अपने कंट्री में, दूसरा कोई, जब तक सप्लाई लाइन सिक्योर नहीं होगी आपकी, आपके जहाज आराम से आ नहीं जाने, तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो रेड सी का मुंह पकड़ लिया इसराइल ने। इसका मतलब ये है कि अगर इजिप्ट ने कुछ नाक चढ़ाया, जब सऊदीज ने कुछ पंगा करने की कोशिश की, तो यहाँ से ट्रैफिक बंद कर दिया, तो फिर घूम के आना पड़ेगा केप ऑफ हॉर्न, वो अफ्रीका के नीचे से, जो हुतीज के अटैक पे हुआ था, जब इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई थी और ट्रैवल कॉस्ट और टाइम बढ़ गया था। सो आई थिंक जो हमारे 2047 का जो सफर है, जिसमें हमने अपने आप को एक्सर्ट करना है, काफी ऑब्जर्वर ये कहते थे, जब भारत की एक न्यू पावर की बात होती थी, तो कहते थे यार, भारत इज पार्ट ऑफ मेनी अलायंसेस, नॉट द की प्लेयर इन अलायंसेस। कि अब UN के हो तो यू आर वन ऑफ मेनी, आप G20 में चले गए तो 20 हो रहे हैं, G7 में आपको रखते नहीं है, हालांकि आप नंबर 3 इकॉनमी हो। लेकिन जब ब्रिक्स को देखें आप, और उसके बाद ये हेक्सागोनल जो बन रहा है, इसमें भारत इज गोइंग टू बी की प्लेयर। और ग्लोबल पावर एक्सिस में ऐसा होता है ईश्वरन जी, कि अगर आपके साथ लोग नहीं खड़े हैं ना, सेम मोहल्ले की गुंडागर्दी, जब तक आपके पास 4-5 मसलों वाले नहीं हो ना, आपके को सुनता नहीं है। तो ये पहला बार हुआ कि हम लीड ले रहे हैं, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, हम जाएंगे, डिफेंस डील होगी, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का वो ऑलरेडी डन है। मिसाइल्स हम खरीदेंगे उनसे, जिनसे हमने अभी पाकिस्तान की नेक्स्ट फेज में इनकी बत्ती बंद करनी है, वो चाहे वो स्पाइस है जो भी है, और ड्रोन्स की हम उनसे डील करेंगे। तो ये डील तो इनके लिए मोदी जी को जाने की ज़रूरत नहीं थी, बेसिकली वो इसलिए गए हैं कि स्टेटमेंट है। और लोग कह रहे हैं अभी ईरान नाराज़ हो जाएगा, हमारे यहाँ कह रहे हैं ईरान नाराज़ हो जाएगा, जैसे ईरान हमें खाना खिलाता था।
ईरान ने क्या नाराज होना है उन्होंने तो पहले पाकिस्तान के साथ खड़े थे। हाँ, इस खुमैनी के आने के बाद ईरान इज बिन ओके विद अस, ओके विद अस, और ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप है, तेल बेचते हैं, हम तेल लेते हैं, पैसे देते हैं, अब वो भी नहीं देते तो खत्म होगी बात। तो बिटवीन ईरान और इजराइल वाली सर, कहानी यही ईरान रही है। ईरान नाराज से ज्यादा वो तो एक मुझे लगता है ड्रामा है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसने बहुत सालों तक इसराइल से रिश्ते स्मूथ नहीं होने दिए, बड़ी मुश्किल से हुए। आज भी बहुत लोग कहते हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर वाज फ्रॉम द गांधी फैमिली रिश्ते नहीं हो पाए। ये भी 93 में ही शुरू हुआ ना, तो इट वाज नॉट अ कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बट नॉट इन दैट सेंस डायरेक्टली अंडर गांधी कंट्रोल। तो ये लॉबी का आप क्या रुख देखते हैं? जिस तरह इंडिया इजराइल के रिश्ते बढ़ी जा रहे हैं, कैन इट बी अ हिंड्रेंस, या इसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अब एक परमानेंट डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं रादर देन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट? आई थिंक हमने इन लोगों को इग्नोर, मतलब हमारी सरकार ने इन लोगों को काफ़ी देर पहले से इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बिकॉज ये लोग एक नोस्टैल्जिया में रहते हैं। हम थे तो वो थे, हमारे बुजुर्ग थे। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो कभी इजराइल गए वो नरेंद्र मोदी साहब थे। ऑलमोस्ट 9 साल हो गए, 17 में गए थे शायद, उससे पहले हम नहीं गए। और ये जो कांग्रेसी कहते हैं ना कि हमारा इनका रिलेशन नहीं था, 60s में और 70s में हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स इजराइल जाते थे सिविल कपड़ों में किसी दूसरी कंट्री से, तो कोवर्ट रिलेशन पहले थे, ठीक है, हमारी आपस में कांटेक्ट था इसी गवर्नमेंट के नीचे जिसकी पार्टी के लोग आज बोल रहे हैं। ये सोच के किसी को पता नहीं था, हमें पता ना, हमारे ऑफिसर्स जाते थे, कई चीज़ों का आदान प्रदान होता था। और ये वो टाइम है जब इसराइल ने कहा था कि आप हमारा सिर्फ थोड़ा सा साथ दो, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ा देंगे। तो अगर हमारा इनके साथ रिलेशन नहीं था तो ऐसे आ गया ईरान। क्या था? रिलेशन था, हिम्मत नहीं थी, इस इस्लामिस्ट के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी कि हम इसराइल के साथ डील ओपनली, हाँ, करें। हाँ, ओपनली नहीं बोल तो रहे थे। आप बताइए, आप दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे? एक आदमी जो पैलेस्टीन को भी डील करता है, इसराइल के साथ भी डील करता है, पैलेस्टीन के पक्ष में वोट देता है यूएन में, और इसराइल के मुंह पे कहता है कि ये 2 स्टेट कर लो, इसराइल कहता है मैं नहीं करता। वो एक अच्छा रिलेशनशिप है? या चोरी 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 चुपके चुपके कि तुम जाओ और वहां ठुक जाओ तो हम क्लेम नहीं करेंगे पाकिस्तान की तरह? तो आई मीन इनको बोलने दो, ये बोलते रहते हैं, मुझे इसमें कोई नहीं है। कि इसराइल के साथ देखिए, जब हमारे साथ सैंक्शन लगे, 2 देश हमारे साथ खड़े रहे, फ्रांस हमारे पास खड़ा रहा हमेशा, और इसराइल। कारगिल में जब हमारे पीजीएम्स जो प्रिसीजन गाइडेड मिशन का इशू पड़ा था, तो इसराइल ने हमारी हेल्प की। उस टाइम सैंक्शन लगे हुए थे हमारे ऊपर, 98 में सैंक्शन लगे थे, 99 में लड़ाई हुई थी, और सबको पता था कि अमेरिका खड़ा पाकिस्तान के पीछे, तो भी आया। और कई बार ऐसे हुआ है पास्ट में कि हमें अमेरिकन इक्विपमेंट चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम नेटो के सदस्य नहीं थे, और क्योंकि नेटो का पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त था, तो अमेरिका हमें अपना इक्विपमेंट सप्लाई करता था वाया इसराइल। तो मैं लोगों को कहता हूँ यार, एक घर 4 बंदों का घर चलाने के लिए भी बड़ा कुछ करना पड़ता है, यहाँ तो देश चलाना है यार। तो एंड सर, आप जो ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट जी बात है, जिस जब से यूएई के भी आए थे यहाँ पे 1 घंटे की 2 घंटे की विजिट, अगर भारत ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सीमिंग टास्क था 2014 में कि यूएई कुड बी इन इंडियन जोन ऑफ फ्रेंडशिप, इन्फ्लुएंस, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, जो भी वर्ड देना है उस पर फर्क नहीं जी पड़ता, बट अच्छे रिश्ते, तो वो एक बहुत बड़ा स्प्लिट है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड या हमारे रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर, जहाँ पे एक रिच प्रॉस्परस नेशन, जो ट्रेडिशनली माना गया था प्रधानमंत्री मोदी जब पावर में आएंगे तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एंटी हो जाएगा और इंडियंस का जो वहां रहते हैं रहना मुश्किल हो जाएगा, उससे ऐसे रिश्ते कि मंदिर भी बने, वो भी यहाँ पे स्पेशल विजिट पे आए, इसराइल के साथ एक लूज अलायंस भी बने, तो ये एक मैसिव गेम चेंजर होगा मेरे ख्याल से आने वाले 50-100 साल के लिए। एब्सोल्युटली। देखो, आने वाला टाइम उन लोगों के लिए है जो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रहे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुसेंगे, और जिसमें यूएई और हमारा शेयर्ड स्टांस है। और दूसरा, जो लोग फॉरवर्ड लुकिंग होंगे, जो लेडीज के सिर के ऊपर टेंट डाल के चलाएंगे, वो उन देशों का कुछ नहीं होने वाला। और सऊदीज ने, देखो, सऊदीज ने भी हमारे से बड़ी दोस्ती की, लेकिन बीच बीच में वो पाकिस्तान की तरफ उसका झुक ही जाता है। आईएमएफ में बेल आउट में सऊदी सबसे पहले आते हैं। और इनफैक्ट जब ये कई एम्प्लॉयज़ फायर कर दिए गए, जो एम्प्लॉयज़ प्रो नूपुर शर्मा या प्रो बीजेपी चीज़ें ट्वीट कर रहे थे बैठ के सऊदीज में, सऊदी अरेबिया में, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। वेर एज यूएई इज बीन वेरी वेरी ओपन दैट वे। और अभी आपने देखा उस दिन उनके प्रिंस का जो छोटा भाई था, वो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि में शिव स्त्रोत बोल रहा, मतलब कोशिश कर रहा था बोलने की। तो हमें उनके साथ डील करना चाहिए जो लोग हमारे जैसे हैं।
क्योंकि आप ये जो आई जस्ट फिनिश कीजिए, आपके प्रोग्राम को देख रहे होंगे मुस्लिम भाई बहन, मैं आपको बता दूं, आपको पता है, हालांकि आप सब ड्रामा करते हो, अरब का इस्लाम और हमारे सब कंट्रीन का इस्लाम टोटली डिफरेंट है। अरब का इस्लाम जो है ओरिजिनल है, हमारे वहाँ जो इस्लाम यहाँ वो मुल्लाओं का इस्लाम है, जहाँ पे अपनी मर्जी से कर के फतवे जारी करके आप ड्रामा करते रहते हो। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो खाते पीते भी ठीक है, डांस वगैरह भी इंजॉय करते हैं, उनकी लाइफ इज सेट। आप लोग भी सीख लो तो बेहतर रहेगा जी। सर, आपने जब कॉन्फ्लिक्ट की बात करी तो नेशन जो परपेचुअली कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, पाकिस्तान की बात करनी जरूरी है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट करती है, हाल ही के दिनों में बम्बार्डमेंट करके वो कहते हैं हम मिलिटेंट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अफगानिस्तान कहता है हमारे सिविलियन स्ट्रक्चर्स को मारा है, वूंड किया है, अब हम और बदला लेंगे। मैं इसका एक अंडरलाइनिंग पार्ट ले लेता हूँ, फिर पूरा जाऊँ। एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के पास चाय पीने गया था, सोचा था स्ट्रेटेजिक डिफेंस है, अब उसको वहां पे बम्बार्डमेंट करनी पड़ी है। ये सिर्फ फैक्ट है। अब बम्बार्डमेंट क्यों पड़नी कर रही है? क्योंकि ऑब्वियसली परेशान है, नाक में दम हुआ है। तो ये तो पाकिस्तान खुद ही मान रहा है कि अफगानिस्तान से उसकी जंग चल रही है, घोषित अघोषित। इस सिचुएशन में जब बलूचिस्तान की हम बहुत बड़ी बात कर चुके हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हाउ डू यू सी दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, 2-3 इयर्स प्लेइंग आउट? देखिए अब मुझे ना याद नहीं रहता कौन से प्लेटफॉर्म पे बात की थी। जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें बलोच और टीटीपी तो पहले ही फेमस था, फिर इनके आईएसकेपी ने खुद, इन्होंने आईएसआई पाकिस्तान ना आईएसकेपी थ्रू के मस्जिद उड़ा दी इस्लामाबाद में, शिया को मारा, जिसकी रिपल्स जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को फील हुए, और उनके बच्चे वहाँ मारे गए जो पढ़ने पुढ़ने आए हुए थे। तो जैसे हालात ख़राब हो रहा था तो ये अंडरस्टूड था कि पाकिस्तान हमेशा जैसे करता आया, ये बाहर अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज करेगा किसी दूसरे का पंगा लेके। हम उसके फेवरेट पंचिंग बैग थे, जब भी होता था हमारे तरफ मुंह उठा के आ जाता था, कभी धमाका कर दिया, कभी अटैक कर दिया। अब सिंदूर के बाद अब उसको 2 बार सोचना पड़ता है, वो है नहीं। दूसरा गेम उसने तैयार की थी बांग्लादेश की, वो पड़ गई उल्टी, बिकॉज वहाँ इलेक्शन क्लियर कट जीत लिया। हालांकि वहाँ बांग्लादेश में और पंगे होने वाले हैं, बट आज की डेट में उनके वो इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। इमेजिन कीजिए अगर हंग पार्लियामेंट होती और बांग्लादेश में 77 की जगह जमातीज को 125 सीट्स मिली होती, तो पाकिस्तान की गेम अलग हो जाती। अब उसने चुना एक अपना वीक, कंपैरेटिवली वीक एडवर्सरी। वीक इसलिए नहीं कि वो बहादुर नहीं है, वीक इसलिए कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। और मैं एटलीस्ट 2 साल से कह रहा हूँ कि भाई आप अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल करें। और आप, क्योंकि आप बिना डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल किए, बिना किसी सरकार को रिकॉग्नाइज किए, आप उनको डिफेंस का इक्विपमेंट नहीं भेज सकते। वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है, वो स्मगलिंग वाली कैटेगरी में आता है। हमने कहा जी तालिबान अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देता, लेडीज को मारता है, बोला मार लो बोन तोड़ो। तो मेरा फिर दूसरा काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि भाई फिर जो अमेरिका में एप्स्टीन फाइल वाले हैं, या यूके में जो ग्रूमिंग गैंग को बचा रही है सरकार, तो उनसे हम क्यों डील करते हैं? इन तीनों में सबसे गंदा काम किसका है? जिसके प्रेसिडेंट का एप्स्टीन में जिसके वीडियोस निकले हैं, या जो यूके है जिसका गवर्नमेंट शील्ड करती है ग्रूमिंग गैंग्स को, उनसे तो बेचारे तालिबानी ठीक है, उनका अपना ट्रेडिशन है यार। तो हम कहते हैं हम सोवरन है, हम इंडिपेंडेंट है, तो भैया उनको भी अपनी जिंदगी जीने दीजिए, अपना डील कीजिए। तो आज उनको क्या प्रॉब्लम है? उनके पास जितने टैंक्स होने चाहिए, जो एयर डिफेंस होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान ने उनको चुना। अब पाकिस्तान ने बम्बार्ड कितना आसान है, अब बम्बार्ड करने जा रहे हो ना, अगले के पास एयरफोर्स ना अगले के पास एयर डिफेंस। और दूसरे दिन उन्होंने वीडियोस दिखा दिए, बच्चा यंग सा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा गोलू मोलू सा मरा हुआ बेचारा। अब क्या है कि कल रात को ड्यूरन लाइन पे इनकी पिटाई हुई, पाकिस्तानियों की 2 पोस्टें इनकी खाली करा दी अफगानों ने। और ये क्लियर था कि अफगान जो है वो मिलिटरली आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान कुछ भी कह लो, पावर तो है उसमें, उनके पास इक्विपमेंट है, जहाज है। तो उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने अमेरिकन को हराया, अंग्रेजों को हराया, किस किस को, रशियंस को भगाया, वो उस पर आ गए। तो पेशावर में कल रात को धमाके हुए, एक फिदाइन अटैक इनका केपीके में हुआ। तो कल रात को 2 पोस्टें गई और 2 उनके सुसाइड अटैक हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि शुरुआत है, अभी हम इसको हम आगे लेके जाएंगे। आप ये माने इश्करन जी कि इनके पास जिस दिन इनकी किसी एयरफील्ड के ऊपर किसी अफगानी ने अगर सुसाइड अटैक कर दिया और इनका एक आधा जहाज उड़ गया, तो इनकी कहानी खत्म है। तो ये होना था, ये पता था। और इसलिए मैं काफ़ी से एडवोकेट कर रहा हूँ कि अफगानों को स्ट्रांग करो, बिकॉज वो जब लड़ते हैं तो हमारे बिहाफ पे लड़ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, वो हमारा काम कर रहे हैं। तो ये चलती रहेगी, ये चलेगी। और अगर ये
क्योंकि अमेरिका ने आंख बंद कर रखी है। अमेरिका ने 71 में भी जब बांग्लादेशियों को मार रहा था पाकिस्तान, तो अमेरिका ने तब भी आंख बंद कर रखी थी। सुपर पावर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने अफगान मर गए। हाँ, जी नहीं बट सर मैं यही बात पे आता हूँ कि अब तालिबान का भी एक रिसेंट लॉ आया है कि महिलाओं को मार सकते हो, हस्बैंड मार सकता है, कुछ भी वो करती है जो ऑफेंस लगता है आपको। तो ये मोरालिटी मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत लगता है मॉन्स्टर्स हैं, आप उनके साथ डील नहीं कर सकते। बट मोरालिटी इंडिविजुअल हो सकती है। क्या जी देश ऐसी मोरालिटी जो देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के खिलाफ हो जा सकता है? मुझे नहीं लगता जा सकता है। मैं नहीं चाहूंगा ऐसे किसी व्यक्ति से जो इस आइडियोलॉजी में सब्सक्राइब करता है कि महिलाओं को मारो, मैं उससे कोई निजी रिश्ते रखूं। बट ये मेरी लग्जरी है, मेरी मोरालिटी है। वर्ल्ड में हमें डील करना पड़ता है एज अ नेशन, जो भी रियलिटी है उससे। और आपने यूएस का एग्जांपल दिया, उनका तो ओपनली कहते थे 60-70s में, ये हमारा जी डिक्टेटर है, ही इज एसओबी बट ही इज आर एसओबी। या वो उसमें अमेरिकन माइंड बहुत क्लियर है, उनके पास कोई मोरालिटी नहीं थी। वो वैसे बात करते हैं फ्रीडम की, और वहां पे फ्रीडम डेमोक्रेट्स को हटा देते हैं और डिक्टेटर्स को ले आते थे, इस्लामिस्ट को ले आते हैं, और अनगिनत एग्जाम्पल है इसके। सो मे बी जी भारत ऑल्सो नीड्स टू नो कि हमारी अपनी पर्सनल मोरालिटी अलग है। एज अ नेशन जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, हमें उस देश से डील करना है, हमारे लाभ में है तो करना है। तो सर क्या बाधा आ रही है? क्यों हम अफगानिस्तान को उस तरह सपोर्ट, बलूचिस्तान में हम यही लॉजिक देते हैं कि हम बलूचिस्तानियों को ओपनली वेपन नहीं दे सकते, और नहीं देते क्योंकि वो फिर एक तरह से आप पाकिस्तान की सिविल वॉर इंसर्जेंसी में साइड ले रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देश पे रेवोल्यूशन कर रहे हो। अफगानिस्तान तो शुरू से इंडिपेंडेंट कंट्री है, आपकी मर्जी आप किस इंडिपेंडेंट देश को किस तरह हथियार बेचते हो नहीं बेचते। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी में क्या बाधा आ रही है? ये सरकार क्यों खुल के नहीं कर रही है? ये मैंने कोई आई थिंक 2 साल पहले आर्टिकल लिखा था शॉर्ट ऑफ क्रीज, कि हम बहुत सारी चीजें हैं हम कर लेते हैं और फिर लास्ट मिनट पे जाके पता नहीं क्यों हमारे वो बैट जो है क्रीज के बाहर रह जाता है, तो दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ते हैं हम, लेकिन वो पीछे 370 के साथ भी यही हुआ है। तो रीजन नहीं पता, मुझे नहीं पता रीजन क्या है, बट ये क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल आपका कहना, देखो अगर मैं आपको, ये कई बातें कही नहीं जाती बट चलो मैं बताता हूँ, बात कर लेते हैं। सपोज करो हम आज अफगान्स को एयर डिफेंस की मैन पोर्टेबल मिसाइल्स और ये सब दे देते हैं, ड्रोन्स दे देते हैं, और एयर डिफेंस गन्स और टैंक्स बनाने, हमारे बहुत बड़ा जहाज भी बड़े हुए हैं, दे दो। वहां से बलूचिस्तान में अगर कोई सामान जाता है तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, वो अफगानिस्तान कर रहा है। वो देखो लॉजिक है ना सीधा। रशिया ने ऑलमोस्ट ओपन कर लिए हैं रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ। चाइनीज ने तो इनके एम्बेसडर को प्रॉपर्ली रिसीव किया है बीजिंग में, और हमारा कंसुलेट खुला हुआ है, और उनका उनका मिनिस्टर यहाँ विजिट करके गए हैं 2, पर पर्दा हमने डाला हुआ है। ठीक है, आप पर्दा डालो, फिर ऐसे करो कि पर्दे पर्दे के पीछे फिर जादू होने दो। वो भी थोड़ा बहुत होता है, वो हम सबको पता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। बिकॉज वो जो जादू वाली बात थी वो कि भाई हमने अफगानिस्तान ने किसको ठोकना है, यहाँ क्या कि अफगानिस्तान को ठोका जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटीज कि हमें अफगानिस्तान की हेल्प करनी है। बिकॉज जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, आप इमेजिन कीजिए कल ईरान टूट जाए, और ईरान टूटेगा कैसे? ये जितने जो सीरिया में उसने 1 लाख इकट्ठे कर रखे हैं IS वाले, ये सारे यहाँ घुसेंगे। तो आपको क्या लगता है ईरान में रुक जाएंगे? इनका जो गजवाए हिंद का जो सपना है, और सबसे बड़ा काफिर देश, एक उनके ज्यूज हैं, एक हम हैं। तो जब ये आग हमारे दरवाजे पे पहुंचेगी, और ऊपर से ये जो STS में जो सीरिया में जो बैठा हुआ है, जिसको जुलानी को आपने टाई शाई पहना के, जो गले काटने वाले को आपने कसाई को बना दिया पादरी, उसको, उसकी जो फौज है STS, उसमें ताजिकीज और पाकिस्तानी भरे पड़े हैं, क्योंकि दोनों मुल्क बिल्कुल गरीब हैं, खाने की रोटी है नहीं, तो ये लोग वहां जाते हैं। अब ये सारी की सारा जो सेना है उठ के अगर ईस्ट को आती है, पाकिस्तान तो नल एंड वॉइड है, और ईरान टूट गया, तो सीधी हवा ऊपर हमारे ऊपर आएगी। तजिकिस्तान का जो उधर जो गंद पड़ रहा है, आपको पता, चाइना में 4 ब्लास्ट हुए हैं 72 आवर्स में, उस 4 कोनों में हुए हैं, नॉट ओनली वन प्लेस। अफगानिस्तान और ईरान के पीछे बलूचिस्तान, ये एक बैरियर है, एक लाइन है जो हमारे और हमारे दुश्मनों के बीच में खड़ी है। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अफगानिस्तानों को भी सपोर्ट करें, हम बलोचों को भी हेल्प करें, और ईरान के साथ हम न्यूट्रल रहें फिलहाल, क्योंकि ईरान को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान को हेल्प करने वाले रशिया और चाइना है। ये डिफेंस लाइन जिस दिन टूटेगी ना ईश्वरन जी, तो आपको पूरा वो गंध जो हम सीरिया में देख रहे हैं, ISIS टाइप लोग, वो सारे का सारा आपको अपने बॉर्डर के ऊपर खड़ा नजर आएगा। इसलिए इमोशंस को साइड पे रख के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आप कह रहे हो कि इंडिविजुअली हम पसंद करें ना करें, मैं खुद, कौन कहेगा कि भाई आप ऐसे, लेकिन फैक्ट ये भी है कि हमारे अपने देश के अंदर भी औरतें कूटी जाती हैं, 4 शादी की जाती हैं।
तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने अपने पहले घर को सीधा कर लेते हैं। जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की बात आती है, मैं अपने वालों को बचा लेते हैं जो अंदर है। इसी तरीके से ये स्ट्रेटजिक थॉट होता है, ये इमोशनलेस होता है। और अगर आपको ऊपर जाना है ना, उस रैट रेस में ऊपर जाना है सुपर पावर बनने के लिए, तो आपको रूथलेस होना पड़ेगा। सर फिर हम बार बार स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स ही कर रहे हैं। अलग अलग रीजंस हैं। 71 में बांग्लादेश को तोड़ने के बाद भी अपना जो प्रिकॉशंस लेने थे नहीं लिए। आज फिर हम कहते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान की तरह बिहेव कर रहा है। फिर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का जब न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इजराइल की भी ऑप्शन थी, क्या क्या ऑप्शन थी, हमने एक्सरसाइज नहीं करी, उनको न्यूक्लियर होने दिया। रीजन हर बार ही होंगे, कई बार बहुत जेन्युइन भी होंगे। जैसे आज भी जेन्युइन रीजन होंगे कि हम अफगानिस्तान को क्यों नहीं एटलीस्ट एयर डिफेंस दे रहे हैं कि पाकिस्तान उनकी स्पेस में ना पाए। आपने कहा अफगानिस्तान को दे रहे हैं, उसके बाद बलूचिस्तान जो जाता है वो एक नेचुरल लॉजिकल प्रोग्रेस है, भारत का रोल नहीं। मैं एक और एंगल भी देता हूँ सर, एवरी पाकिस्तान प्लेन विच अफगानिस्तान टेक्स डाउन is one less plane attacking India, क्योंकि इंडिया उनके पास एब्सोल्युटली। तो ये तो एक बेसिक, मतलब वी आर नॉट मिलिट्री पीपल, ये तो एक बेसिक चीज है कि अगर दुश्मन का इक्विपमेंट खत्म हो रहा है, स्पेशली महंगा इक्विपमेंट खत्म हो रहा है और आपका कुछ जा नहीं रहा, आप इकोनॉमिकली एक पावर हाउस हो कंपेरेटिवली, तो ये तो फिर स्ट्रैटेजिक मिस्टेक कर रहे हैं हम। मतलब मैं अगर उस भाषा में लूं। हाँ, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अब क्या ना, अब लिस्ट बहुत लंबी है, हमने बार बार की। 71 में इसलिए माफ कर देता हूँ कि 71 रशिया ने करवाया था। 71 वाज रशियन गेम। तो उन्होंने बोला शिमला में 4 दिन है, जल्दी खत्म करो। तो हमारी मैडम ने तो 4-5 कश्मीरी एडवाइजर पकड़े, कश्मीरी पंडित, और उनके साथ जाकर उन्होंने डील कर लिया और अपने ना PW वापस लिए, ना फौज को पूछा, कुछ नहीं किया। हमने सब कहते हैं जी IWT में हमने इंडस वाटर ट्रीटी में हमने 80% पानी पाकिस्तान को दिया, वो 63 की बात है। 78 में एक एग्रीमेंट होता उसी के ऊपर, जिसमें कहा गया कि जो हमारा सलाल डैम है चिनाब का, सबसे बड़ा डैम बना था, पहला डैम बना था जो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद बनना शुरू हुआ था, उसके नीचे 6 स्लूस गेट्स थे। वो गेट इसलिए थे कि मॉडर्न डिजाइन ये कहता था कि डैम्स में जब पानी आता है तो रेत और मिट्टी उसमें भर जाती है, तो 5-10 साल में डैम भरना शुरू हो जाता है। सलाल डैम जो आज है उसकी आज की कैपेसिटी 9% है। 9% ड्रेजिंग करने के बाद जो अभी शुरू हुई है, पिछले साल तक 4% पे था, मतलब 96% भर चुका है वो। उससे बचने के लिए जब वो डैम बना तो नई टेक्निक के अनुसार उसके नीचे 6 स्लूस गेट लगे, जिसको आप जब चाहे तो उठा सकते थे, तो नीचे का रेत पूरा निकल जाता। 70 उससे क्या होता है, नीचे का जो रेत निकलता है। तो 78 में पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया गया कि हम उन गेट्स को परमानेंटली सील कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा आप उसको सील कर दो यार, आप उसको मत खोलो, आपका रेत मिट्टी यहाँ आता है हमारे डैम के नीचे। उनके डैम है ना कि मराला हेडवर्क्स है, वहां जमता है। तो हमने उन स्लूस गेट्स को ना केवल बंद किया, उसको कंक्रीट के साथ बंद कर दिया। और पिछले हफ्ते टेंडर निकला है उसको खोलने का, बिकॉज वो इतने जैम हो चुके हैं और कंक्रीटाइज हो, उनको तोड़ के निकालना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। तो हमारी तो जड़ें ऐसी काटी गई हैं इश्करण जी। अब आई मीन वो कहते हैं लिस्ट बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बट टू बॉटम लाइन जो आप कह रहे हो, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि एटलीस्ट हमारी समझ में जो हम डील कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, जैसे हम शॉर्ट ऑफ क्रीज हैं और इसका लॉन्ग टर्म में हमें इम्पैक्ट पड़ेगा। जी सर जो कहते थे एक टाइम पे इंडिया में ना किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, हम पहुंच के खत्म नहीं करते। हम जब कहते थे ना वो स्पोर्ट्स में हो, जनरली स्पोर्ट्स के लिए कहते थे वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, वो जज्बा नहीं है, इकोनॉमी में भी इधर भी। अब तो बहुत चेंज हुआ है, बट व्हेन वी वर आल्सो ग्रोइंग अप वी यूज्ड टू हियर दिस अ लॉट। बट क्या अभी भी ये एज अ नेशन वी आर सफरिंग फ्रॉम टू मच, ये करें वो करें ये करें, डेली डैलिंग, वर्ल्ड क्या कहेगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और बाद में कॉन्सिक्वेंस बुरा ही होता है ना कुछ करने का। आजकल जिसके मन में आता है वो तो कर जाता है, वो वेनेजुएला से उठा के ले जाएगा, रशिया यूक्रेन में घुस गया, जो भी है पहले से ज्यादा ही लेके जाएगा। ठीक है, इजराइल का जो मन करता है वो कर गया। और ये तीनों अलग अलग देश है। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि लोग हमेशा यूएस की बात करते हैं तो बोलते हैं वो तो सुपर पावर है। रशिया से मेरे हिसाब से हम बड़ी इकोनॉमी है आज। इकोनॉमी तो खैर बड़ी है ही है मेरे हिसाब से, क्या बट वी ऑल्सो, हाँ वो इकोनॉमी तो मतलब मिलिट्री पावर में भी हम अच्छा ही कर रहे हैं। आप उसके बाद आगे लीजिए, इजराइल तो छोटा सा देश है, आप रीजन बोल देंगे यूएस का सपोर्ट है, पर 3 देश तो अपनी मर्जी जो मर्जी करते हैं। तो भारत का ये फंडामेंटल फ्लॉ बहुत डीपली ग्रेन्ड नहीं हो गया अगर अभी भी मौका नहीं ले पाए। सपोजिंग वर्स होता है सर, आज से 3 साल बाद पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रॉब्लम को हैंडल कर लेता है, मैं ऑपोजिट भी हो सकता है, अफगानिस्तान से जो सोच रहा स्ट्रैटेजिक डेप्थ वो कुछ करके ठीक कर लेता है, तो भारत की पोजीशन 10 गुना ज्यादा वर्स नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी। एनीथिंग कैन हैपन।
Either Pakistan will break or it will manage it. कुछ तो होगा ही सर। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को टूटने से बचाने के लिए और भी पीछे खड़े हैं ना उसके दोस्त। तो एक मैरिड इंसान समझता है कि आप अगर एक दिन डिसाइड करो कि मैं अपनी वाइफ को भी खुश करूंगा, अपनी माँ को भी खुश करूंगा, अपनी बहन को भी खुश करूंगा, सास को भी खुश करूंगा, नहीं हो सकता। एक तरीके से करना पड़ता है। हमें बेसिक बीमारी ये है, हम दुनिया को खुश करना चाहते हैं, और यही टेम्पलेट हमारे भारत के अंदर भी है, जिसको हम अपीजमेंट कहते हैं। ये कॉमन बीमारी हमें दिखती है डिसीजन मेकिंग में, और उसका मैं एक बड़े सीनियर IAS ऑफिसर के इंटरेक्ट कर रहा है, उसने कन्फेस किया, उसने कहा यार ऐसा है कि हमारे दिमाग में चीज़, दिमाग में मसूरी में जब हम जाते हैं ट्रेनिंग में भर दी जाती है कि आपने हार्श स्टेप नहीं लेने अपने देश के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए, और वही टेम्पलेट आप लगाते हो। बिकॉज जब पाकिस्तान को देखते हो तो फिर आपको वही अपनी माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ वही एक देश दिखता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपको स्टेटमेंट देना है, देखिए मैं अगर भारतीय, मैं ऐसे बोलता रहता हूँ कि वेनेजुएला से उठाने से पहले हम शेख हसीना को उठा के लाए, कहने की बात है ना, हम भी उनके प्राइम मिनिस्टर को उठा के लाए वहां से। चलो वो कैसे वो अलग टेम्पलेट अलग है, वो अपनी मर्जी से आना चाहती थी। इसको आप सेल कर सकते थे ना। जिस दिन वेनेजुएला में हुआ तो मैं एक ही बोल रहा हूँ तब से कि हम तो इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन हम बोलते ही नहीं। तो एक होता है ऑप्टिक्स आप क्रिएट करते हो, फिर उस ऑप्टिक्स में आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हो उस ऑप्टिक्स पे लिव अप करने के लिए। हम अपना ऑप्टिक्स इतना वीक रखते हैं कि आपने किराना हिल ठोका, दुनिया भर को पता है उसके अंदर न्यूक्लियर एसिड्स थी, आज ओपन डिस्कशन हो रही है। और हमारी जब कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हमारे DG एयर ऑपरेशन को पूछा गया कि किराना में न्यूक्लियर वेपन थे हेड वॉर हेड से, तो उन्होंने कहा आई डिडंट नो, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। तो देखो उस टाइम मैं होता तो मैं कहता हाँ हमने ठोका, इसलिए ठोका कि हम और पाकिस्तान 1 जनवरी को हर साल लिस्ट एक्सचेंज करते हैं, हम उनको बताते हैं हमारे न्यूक्लियर वॉर हेड्स वगैरह कहाँ हैं, सिविल एंड मिलिट्री, और वो हमें बताते हैं। उसके अलावा अगर उन्होंने किराना में रखे थे और हमें नहीं बताया और मैंने ठोक दिया, टू टेल पाकिस्तान आई नो वेयर इट इज, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिफ्यूज कर रहे हो कि अच्छा सॉरी आई डिडंट नो, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। ये तो अमेरिकन माइंडसेट चाहिए इसमें। अमेरिका की 100 बातें गलत हैं, पर ये माइंडसेट ना कि अभी जैसे ट्रंप ने बोला कि 35 मिलियन लोग कह रहे थे कि PM शहबाज शरीफ सेफ नहीं था, कभी कभी एकदम से मुंह से निकल जाता है ना। अब उसको जैसे मर्जी आप स्पिन करते रहो कि नहीं नहीं, अरे भाई मुंह से बोल रहा है कि उनको समझ आ रहा था कि PM सेफ नहीं है, उनका आज भी फील्ड मार्शल बुलेट प्रूफ के पीछे बैठा हुआ है। तो आप बताओ, अभी तक एक पॉडकास्ट नहीं आ जानी चाहिए थी किसी बड़े प्लेटफॉर्म में, एक पायलट कहता कि मेरा टास्क था कि मेरे को आसिम मुनीर को उड़ाना था। देखो यही मैं कहता हूँ, करते हम बड़ा कुछ है, बड़ा बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन ना तो हम बोल पाते हैं, फिर हम हिचकिचा जाते हैं। और मैं बड़ा सुनने में आपको क्रूड लगेगा, पर मैं बताऊं इसमें एक प्रेजेंट जो टॉप लीडरशिप है ना, हालांकि ये हमारी DNA की प्रॉब्लम है ओवरऑल, कि ये नहीं कि इनके अंडर हुआ, वैसे बुरा शुरू से ही रहा। LC क्रॉस नहीं करनी 99 में वाजपेयी साहब ने कहा था, वो भाग रहे थे पाकिस्तानी और हम पीछे डंडा लेके जा रहे थे। हम ये वरीड थे कि यार LC तो नहीं क्रॉस कर ली हमने, क्योंकि LC को निशान तो लगा नहीं हुआ वहाँ पे। अब जो प्रेजेंट जो टॉप 2 जिनको बोला जाता है ना, इनके ऊपर एक गुजरात का बैगेज है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, सब कर दिया, बट हम सब इंसान हैं। इनको वो टाइम याद है कि एक को तड़ी पार होना पड़ा था, दूसरे को US का वीज़ा बंद हो रखा था। तो देखो आप, हम जितना मर्जी कह लें, वो बड़े कम लोग होते हैं जो ऐसे वाले बैगेज को शेड कर पाते हैं लाइफ में। हर आदमी की अपनी हिस्ट्री होती है। और जो मुझे लगता है कि ये बड़े जब अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, देखो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कौन प्राइम मिनिस्टर जो ट्रेन में बैठ के कीव में जाएगा, जो लड़ाई हो रही थी यूक्रेन और रशिया की, कौन सा प्राइम मिनिस्टर जिसने रशिया और यूक्रेन को बोला तुम लड़ना बंद करो, हम अपने बच्चों को बाहर निकालना। ये यूनिक चीजें हैं, किसी ने नहीं की, लेकिन हम उसको ना प्रोजेक्ट नहीं करते, हम फिर चुप शांति में आए थे, नहीं क्या है, ठीक है। तो अब देखो ईरान में हमने बोला सारे आ जाओ बाहर, वहाँ कश्मीरी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो नहीं आए। वो वेट करेंगे कि अब हम उनका फ्री का जहाज जाएगा, फ्री के जहाज में उनको फ्री की टिकट लेके वापस ले आएगा। हमने उनको भेजा था वहाँ जाने के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए गया, सारा टिकट खर्च के आओ ना, तो डंडा देना चाहिए ना कि भाई आ जाओ, इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आफ्टर द गवर्नमेंट हैज गिवन 2-3 वार्निंग्स, आप तब भी नहीं आते तो फिर ठीक है, आप जान के वहां। सर वीडियोस भी आई थी कि ईरान में कुछ नहीं हो रहा, हम सेफ हैं, ऐसी वीडियोस भी बहुत चली थी, कितने लोगों की चली थी। एंड सर मोर देन, जैसे आपने बोला ना, मोर देन गुजरात या गुजरात बैगेज, आई फील जो आपने पहले पॉइंट बोला, ये हम इंडियंस ना अपने आप को उतना बोल्डली प्रोजेक्ट नहीं करते। ये तो एक्सेप्शंस हैं अभी, कि फिर भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर भी बालाकोट हुआ, बट एज अ नेशन एटलीस्ट द प्रीवियस जनरेशंस इतना बोल्डली, इतना असर्टिवली नहीं करती है। मेरे ऑफिस में जो यंगस्टर्स आते हैं या मेरे यंगस्टर्स मिलते हैं, दे आर वे मोर असर्टिव देन द ओल्डर जनरेशन। एंड शायद ये मेरे ख्याल से जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होती है,
नेशन डेवलप होता है, ये एक प्रोसेस है उस स्ट्रेंथ को फील करने का, क्योंकि पुराने लीडर्स में ये बिल्कुल भी नहीं पाता मैं कि बहुत फ्रंट में आकर एक्सर्ट करें। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले जाता हूँ, ये पैक्स सिलिका करके भी एआई समिट हुआ, भारत एआई समिट पे बहुत फोकस कर रहा है, अब एआई क्या होगा नहीं होगा, पर पूरा वर्ल्ड उस पर फोकस कर रहा है। उसके अंदर यूएस का ये है, क्रिटिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, सेमीकंडक्टर्स है, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब है, भारत ने भी साइन कर दिया। कॉस्मेटिक देखते हैं आप इसको या सीरियस देखते हैं कि यूएस की, क्योंकि यूएस और डोनाल्ड ट्रंप का रोज सुबह शाम मूड बदलता है, व्यू बदलता है हर चीज के ऊपर, बट रिलेशनशिप इस तूफान में किस तरफ चल रहा है, और ये जो है इज इट सिग्निफिकेंट या जस्ट अ नॉर्मल कॉस्मेटिक थिंग? नहीं, कॉस्मेटिक तो नहीं है। देखो, एआई को आप इग्नोर कर नहीं सकते, करोगे तो फिर बैठो अपने गुफा में, है ना, वो तो क्लियर है, करना तो है। अब जो यूएस का एआई के ऊपर जो ग्रिप है, चाइना का भी बहुत बड़ा ग्रिप है, लेकिन चाइना का आधा ग्रिप दुनिया को पता ही नहीं है, लेकिन ओपन में जो पता है उसमें जो लीडर है वो यूएस है। यूएस कोशिश करता है कि हम उनके स्टैक पे काम करें, जो कि हम कहेंगे नहीं हम अपने पे कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन आप आज की डेट में टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूएस को इग्नोर करके देखो, चिप कोई बनाए, सेमीकंडक्टर कहीं से बने, वो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है, जो उसमें उसकी जो महारत है प्रोग्रामिंग में, और उसका जो सिक्योरिटी का उसमें है एंटी ब्रीच, वो यूएस कहीं दुनिया में सबसे आगे है। फिर मैं कह रहा हूँ कि चाइना का हमें पूरा पता नहीं है। तो आप ये समझें कि यूएस हमेशा से ही अनरिलायबल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ट्रंप अंकल ने सिर्फ ये फर्क किया कि वो सरेआम करता है, ये फर्क है। अदरवाइज जो ये ट्रंप कर रहा है, इसको अगर आप पर्दे के पीछे ले जाओ तो यूएस हमेशा ये करता है, और हम भी डील करते हैं। जब ये ट्रंप बड़ा नाच रहा था ना 50% शेयर, तो मैं तब भी कहता था कि यार ट्रंप एक चीज है जो आती जाती है, और यूएस एक अलग एंटिटी है। यूएस और भारत के हमारे जो रिलेशन है वो एक जैसे डिफेंस का था, पेंटागन ने आज तक हमारे खिलाफ मुंह नहीं खोला। स्टेट डिपार्टमेंट करता है बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट डीप स्टेट की ग्रिप में है। तो जब स्टेट डिपार्टमेंट हमारे पीछे टैरिफ करके पड़ा हुआ था, रशिया का तेल बंद करो, ये बकवास कर रहा था, पेंटागन ने मुंह नहीं खोला। इनफैक्ट पेंटागन हमारे साथ आकर ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहा था। तो कई चीजें फंडामेंटल होती हैं। अगर हम ये कहते हैं, हमें पता है कि यूएस ने हमेशा दुनिया में डिक्टेटर्स को पाला, बड़ा किया, फिर उनको मार दिया, कहने को अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर दुनिया की सबसे बड़ी 2 डेमोक्रेसीज हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करें, और उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, आज H1B1 के पहले हमारा कितना उसमें कंट्रीब्यूशन था, सारे सीईओज हमारे हैं, चाहे वो हमारे साथ लाइन करें ना करें, फैक्ट रिमेंस कि यूएस हमें इग्नोर नहीं कर सकता। और आप ये भी देखिए, यूएस एहसान नहीं कर रहा। कल को कह रहा था ना कि क्या है कि यूएस हमें ईरान को तोड़ने के बाद वो हमें मारने आ रहा है, बिकॉज एक रॉ के एक्स अफसर ने कहीं किसी इंटरव्यू में बोला होगा। तो कल मैं कोई पूछ रहा था, मैंने कहा यार आप अपनी सबसे बड़ी मार्केट को तोड़ोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आज अगर भारत से पंगा हो जाए, भारत में बम्बार्डमेंट शुरू कर दे यूएस से, और हम बोलेंगे हमने नहीं खरीदना, ऐसी की तैसी हम लिनक्स पे काम करेंगे, तो किसको बेचेगा वो? पाकिस्तान को, जहाँ बिजली नहीं है। तो हम इतनी बड़ी मार्केट है कि दुनिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, बट हम इतने गंदे नेबरहुड में रह रहे हैं, और हमारा जो ड्रीम है 47 में डेवलप होने के लिए, हमें इन टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है। तो ये हॉट कोल्ड चलता रहेगा। मैं तो इस एग्रीमेंट को बड़ा सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये ग्लोबल एग्रीमेंट है, ये 1 to 1 तो नहीं है। देखो आप ये जो ए सबमिट में जो पार्टिसिपेशन हुई, उसके बाद जो आप चड्डी बनान को छोड़ के बाकी, अगर आप गलोटिया को छोड़ के बाकी देखें, तो बड़ा अच्छा इसको रिसीव किया गया, लोगों ने देखा, लोगों ने नोटिस किया इसको। और हमारे देश के अंदर जो यंग बच्चे उसमें वहाँ जाके जो एज स्पेक्टेटर्स और एज पार्टिसिपेंट्स गए, वो भी दर्शाता है कि बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाली टाइम में एआई इज गोइंग टू डू एवरीथिंग। ऑलरेडी आपको पता है कि एआई ने काफ़ी कर लिया है। तो हमें उस पर 2 तरीके हैं, एक हम रोना शुरू कर देंगे एआई आ गया, दुनिया बेकार होगी। दूसरा तरीका ये है कि एआई आया और हमने उसको मास्टर कर लिया, बिकॉज कोई भी एआई फेआई जो मर्जी आए, पीछे एक मास्टर चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। हम वो महारत हासिल करेंगे तो हम दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो इस लिहाज से मैं इस एग्रीमेंट को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, और वही यही बात हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा है उसके बाद कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यूएस कल को क्या रंग दिखाएगा, ट्रंप मिड टर्म के बाद क्या होगा, वो तो वेरिएबल्स हैं, उसके बारे में प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। कंट्री टू कंट्री मुझे लगता है कि ये इज गोइंग टू हेल्प अस इन लॉन्ग टर्म। सर जो एआई का सर ने बोला सिग्निफिकेंट है, और जॉब्स में क्या होगा, मुझे याद आती है व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज रीडिंग अ बुक जिसमें कहा था एक मैक्सिम गन आई थी, मेरे ख्याल से पहली ऑटोमेटिक गन की या क्या थी, कि वो अगर 7 दिन नॉन स्टॉप चलती रहेगी या 15 दिन चलती रहेगी तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी।
क्योंकि वो पहली बार ही बनी होगी, इतनी फास्ट फायरिंग कर रही होगी, तो किसी ने कैलकुलेट किया होगा, किसी नॉवल का एक हिस्सा था, मतलब इट्स नॉट अ मिलिट्री बुक। सेम वे सर Y2K, जब हम लोग स्कूल में थे कि Y2K में तो भाई पूरा बस वर्ल्ड खत्म खत्म होने ठप। वाला है ना, पूरा वर्ल्ड, कितना Y2K में। और चलो मैं स्कूल की कुछ बातें नहीं बोल सकता, उस लोगों ने बहुत किस तरह मनाया Y2K को। फिर सर ये आता है कि अब AI आ रहा है, सबकी जॉब्स जा रही है, ये जा रही हैं। हर टेक्नोलॉजी, चाहे वो ऑटोमेटिक गन्स हो, चाहे वो Y2K हो, चाहे AI, और बीच में बहुत सारी आई, वो समाउ इकोनॉमी चेंज करते हैं और नए लोगों को नई तरह की एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इससे ऊपर नहीं। और अगर ये यूएस का, मैंने इसलिए पूछा कॉस्मेटिक क्योंकि टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट है, बट यूएस की मंशा इज ऑलवेज अनक्लियर एंड ऑलवेज अपॉर्चुनिस्टिक। तो अगर तो ये एक ब्रॉड बेस्ड, नेशन बेस्ड वे में, और इंडिया का जो स्ट्रेंथ है उसका आपका घुसते हुए एक सीमलेस ट्रांजिशन हो जाता है, जो पहले टेक कंपनी से था AI में जाता है, तो देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर भारत सर। आप देखें ना अश्विन जी, आप स्टांस देखें, F-35 बेचने की बात की, F-35 बेचने से पहले अमेरिका 10 बार सोचता है, और उसके प्रेसिडेंट ने खुद बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना मांगे। तो भारत ने बोला ना कि आप जब TOT नहीं करोगे, हमें सोर्स कोड दोगे नहीं दोगे, हम नहीं करेंगे। और राफेल का अभी ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली डील अभी हुई नहीं, Su-57 की बात होने लगी, सोर्स कोड आ रहे हैं, हालांकि हमारे पास पहले भी बड़े सोर्स कोड्स हैं, हमने यूज ही नहीं किए। एक जमाना था ये Sukhoi वगैरह जब आए थे सोर्स कोड के साथ आए थे, हमने उनको लॉकर में बंद कर दिया। तो खैर वो तब एटीट्यूड बात निकल गई, दूर तक जाएगी, इसको छोड़ देते। तो ये जब हम खड़े रहे रेडी की हड्डी खड़ी करके कि ना हमने टैरिफ के आगे झुकना है, ना हमने तेल नीचे करना है, और ना हमने बिना सोर्स कोड, बिना TOT के टेक्निकल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमने नहीं लेना तेरा जहाज ऐसी की तैसी। तो उनको भी समझ आ जाती है कि ये वो भारत नहीं है 1971 का कि प्राइम मिनिस्टर को दरवाजे पे खड़ा करो, 10 मिनट वेट करो, के अंदर निक्सन साहब बिजी हैं। ये वो भारत नहीं है, और ये वो अमेरिका भी नहीं है कि जो गुंडागर्दी कर सकता था। आजकल तो उसको ब्राजील आंखें दिखा रहा है, कनाडा आंखें दिखा रहा है, पूरी यूरोपियन यूनियन उसके उल्टा खड़ी है। ग्रीनलैंड नहीं ले पाया सर, छोटा सा ग्रीनलैंड दिमाग क्या है, लेगा तो खरीदने पड़ेगा उसको। यूएस मजाक उड़ा रहा था कि 4 सोल्जर्स भेज रहा है ग्रीनलैंड, 6 सोल्जर्स भेज रहा है, ले तो नहीं पाए ना सर। बट सर आज ना कॉन्वर्सेशन तो हम खत्म कर रहे हैं, पर आपने 2-3 बारी आज बोला कि बात करेंगे, दूर तक जाएगी, एंड आई कैन सी योर पेन एज अ पेट्रियट एंड एज अ सोल्जर। एक दिन डिस्कस करेंगे टॉप 5 आपके हिसाब से क्या भारत ने गलतियां करी, बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द यंगर जनरेशन टू नो द मिस्टेक्स, so that 10 years down the line, 20 years down the line, when they have the opportunity, वो मिस्टेक्स को रिपीट ना किया जाए। तो आपकी ये पीड़ा को एक दिन सर मैं थोड़ा विस्तार से खरीदूंगा, क्योंकि उससे लोगों के लिए लेसन निकलेगा सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।